स्टेटमेंट से लेकर इस प्राइस के बीच में एक और नंबर भी आया था, एसबीआई का नंबर। एसबीआई के नंबर्स हर पैरामीटर्स पे काफी अच्छे खासे थे और उसको भी स्क्रीन पे रखिएगा एक बार। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है पूरा, प्रकाश डाबा, चंदन तापड़िया, राजेश शतपुते, सुजीता उत्तेकर, मानस जायसवाल और गौरांग शाह। गौरांग, इंडस्ट्रीज तो खैर वोलेटाइल है ही, उसका कारण एक और भी है, लेकिन आपको एसबीआई के नंबर्स कैसे लगे और एसबीआई के नंबर्स पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा पहले। धन्यवाद वीरेंद्र, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जो आंकड़े आए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, मेरा ये मानना है कि सरकारी बैंकों में सबसे बेहतर आंकड़े अब तक हमने देखे हैं और सरकारी बैंकों में सर्वोच्चम पसंद अगर हमारी है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और लक्ष्य जो निर्धारित किया है, आंकड़े अभी आगे आए तो थोड़ा बहुत उस पर हमें विचार करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन जो आधार पहले के आंकड़ों पे हमने लक्ष्य तय किया था वो था करीबन 245 और 265 और फिलहाल हम उसी लक्ष्य को मुकम्मल बनाए रखे हैं। और अगर आंकड़े जब हम तोड़ेंगे, अगर वहां पर थोड़ा बहुत और स्पष्टीकरण आया और सुधार के तरफ दिशा जाती हुई दिखाई दी तो ये लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। ये 200 EMA में बेस बना के इसने, अगर आप देखें, एक पुल बैक दिया जब फ्यूचर ग्रुप का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया था उस डील को लेकर। आप इस पुल बैक में कहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और ये प्राइस अराउंड 200 EMA कितना रीजनेबल लग रहा है आपको ऐड करने के लिए रिलायंस को? वीरेंद्र, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते शुक्रवार को नतीजे आए और उसके पश्चात हमने कल और परसों के दिन गिरावट थोड़ी बहुत हावी होती हुई दिखाई दी रिलायंस के काउंटर पर। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद ये थोड़ा बहुत समझदारी या फिर समझने में कुछ आसान नहीं हुआ रहेगा लोगों को, उस वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पर मंदी की पोजीशन बनाई गई। गिरावट पर जो हमने देखा था, मेरे ख्याल से 1850 या उसके नीचे लुढ़का था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो रिलायंस का शेयर पिछले 2 दिनों में। ये स्तर भी मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर स्तर है, क्योंकि जो लक्ष्य मैंने बताए आपको और आपके चैनल को और निवेशकों को, वो है करीबन 2600 और 2800 के लक्ष्य मेरे ख्याल से मैंने बताए हैं और ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ। तो शायद हो सकता है नतीजों को लेकर के कुछ लोगों को नतीजे अच्छे न लगे के कारण थोड़ी बहुत मंदी की पोजीशंस बनाई थी, लेकिन जो पुल बैक आज हम देख रहे हैं वो अपने आप में साबित करता है कि ये काउंटर बहुत मजबूत है और नतीजों के आधार पर यहाँ से भी बहुत बड़ी ऊंचाई पहुंचने की क्षमता रखता है। तो हेमंत, मेरे ख्याल से सरकारी कंपनियों में ये जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर का हम बार बार जिक्र करते हैं और खास करके पिछले 2 सालों में रेल मंत्रालय और रेल मंत्री की तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की, और पहले अगर आपको याद होगा तो जो मालगाड़ी होती थी उसमें एक ही डब्बे लगते थे माल धोने के लिए। आजकल डबल डेकर गुड्स ट्रेन्स का इस्तेमाल कर, कंटेनर के ऊपर कंटेनर और ऐसे फ्रेट कॉरिडोर्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंटेनर कॉरपोरेशन का जो कामकाज है और उनका आने वाले समय में जिस तरीके से कामकाज बढ़ाने की रणनीति है, उसके आधार पर ये एक सरकारी कंपनी है जो हमें पसंद है। 480 और 520 ये मैं लंबी अवधि के लक्ष्य आपके सामने रख रहा हूँ और मध्यम अवधि में मेरे ख्याल से 445 465 तक पहुंचने में ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी इसको। कैसे करेंगे बाजारों को इस समय, भारतीय वाले बाजारों को? सुप्रभात सर। धन्यवाद आशीष जी आपका और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ सर। मैंने अभी भी अपना नाम हेमंत ही रखा है, आशीष नहीं चेंज किया। माफी चाहता हूँ माफी चाहता हूँ, मैं आशीष की आवाज सुन रहा था अभी कुछ समय पहले, तो वही गूंज रहा है मेरे दिमाग में। मैं नहीं सर, होता है। आपके साथ माफी चाहता हूँ और आपको सुप्रभात हेमंत। सुप्रभात। जिस तरीके से ये, और पहली बात तो ये हेमंत के चुनाव किसी भी देश में हो जी, उस पर टिप्पणी करना या कोई धारणा लगाना मेरे ख्याल से कम मेरे लिए तो असंभव बात है। और जब पिछली बारी सब लोगों ने ये सोचा था कि हिलेरी क्लिंटन जीतेगी तो ट्रम्प साहब जीत गए, सही बात है, सबकी धारणा के विरुद्ध। तो अब तो देखते हैं कि
जो बाइडेन जीतते हैं या ट्रम्प साहब जीतते हैं ये तो आने वाला समय मेरे ख्याल से कल तक हमें पता चल ही जाएगा, अगर कोई अटकलें या अड़चनें खड़ी नहीं हुई तो। लेकिन खरीदारी का मौका पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। और मैं ये मानता हूं कि थोड़ी बहुत सोच विचार को एकत्र करके अगर आप थोड़ा बहुत अभ्यास करके निवेश करते हैं तो आप कभी गलत नहीं जा सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि दूसरी तिमाही के नतीजे जो हमने देखे हैं उसके आधार पर आने वाला तीसरा और चौथा तिमाही और अगला वित्तीय साल इससे और भी बढ़िया होगा। एक स्टॉक अगर आप हमें पूछे लंबी अवधि के लिए तो HDFC लाइफ का जिक्र करना चाहेंगे हम। 680 के मध्यम अवधि के लक्ष्य, लंबी अवधि के लिए 750 से लेकर के 765। एक लगे उनको स्पेस पर उनका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? गौरांग सर बताइए। मेरे ख्याल से महीने पहले आसपास 3 हफ्ते या महीने पहले हमने कोरोमंडल इंटरनेशनल का जिक्र किया था आप ही के शो में। और निजी क्षेत्र की कंपनी दक्षिण भारत स्थापित जिस प्रकार के नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं उसको लेकर के जो मार्केट शेयर है उसमें काफ़ी अच्छा इजाफा होने की उम्मीद, और जो नतीजे कल हमने देखे वो पूरी तरीके से हमारी जो धारणा और उम्मीद थी उसके ऊपर खरे उतरे हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से नीतियों में परिवर्तन किया है सरकार ने उसके आधार पर न तो सिर्फ निजी क्षेत्र की फर्टिलाइजर कंपनी लेकिन सरकारी कंपनियों को भी फायदा मिल सकता है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल, दीपक फर्टिलाइजर और सरकारी कंपनियों में से RCF ये कंपनी है जो हमें पसंद आती है। लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन तीनों में से अगर किसी एक को पसंद कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा तवज्जो कोरोमंडल इंटरनेशनल को दूंगा। कोरोमंडल उसने कमाल दिखाया है, सन फार्मा के अच्छे नंबर्स। ये बताइए स्पेस में आपका इस समय कौन सा फेवरेट है? मेरे ख्याल से एक नहीं अनेक है, लेकिन अगर मैं किसी एक कंपनी पर अगर मुझे ध्यान देना है तो मैं शायद सिप्ला को ज्यादा पसंद करूंगा। और मेरे ख्याल से 3 महीने पहले ही और इसके दरमियान में भी हमने सिप्ला की बात अनेक बार की है। तो अगर मुझे कोई एक कंपनी पसंद करनी है तो मैं सिप्ला को ज्यादा पसंद करूंगा। और मैं सहमत हूं प्रकाश जी की बात से। ये कंपनी नतीजों के आधार पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो काफी शानदार और परफॉर्मेंस हुआ है सिप्ला में।